माइक। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने किया था भारत का भूगर्भिक इतिहास हम लोग कर रहे थे। कुछ टॉपिक बचे हुए थे उसको, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके कितने टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं। कल हम लोगों ने बात कर ली थी पैंजिया पैंथालौसा की, कि इसको आप लोगों ने समझ लिया था कि पैंजिया का निर्माण पैंथालौसा का, फिर विभाजन कैसे हुआ पैंजिया और पैंथालौसा का, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। फिर गोंडवाना का विभाजन किस काल में हुआ, कैसे हुआ, ये सारे पॉइंट आप लोगों ने देखा। कैसे कैसे आपका दक्षिणी अमेरिका बना आपका गोंडवाना में, फिर उसके बाद मेडागास्कर, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं स्टेप बाय स्टेप। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को फिर से वहीं से कनेक्ट होकर चलना है आज, ठीक। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को यदि कनेक्ट करेंगे एक साथ तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। प्राचीन भारत की चट्टानें और नवीन भारत की चट्टानों की बात हम लोगों ने कर ली थी उस समय, कल ही की क्लास में। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि सभी लोगों को। गुड इवनिंग सभी लोग। चलिए, तो यहां पर आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भारतीय क्रम की चट्टानों की भी हमने चर्चा की थी कि भारतीय क्रम में कौन कौन सी किस क्रम की चट्टानें हैं। अति प्राचीन चट्टानें, पुराण चट्टानें, द्रविड़ युग की चट्टानें और आर्यंस की चट्टानें, आर्यंस समूह की चट्टानें। और हम लोगों ने गोंडवाना तक पढ़ लिया था। कहां तक पढ़ लिया था? गोंडवाना तक हम लोगों ने पढ़ा था कल, ठीक। तो एक एक स्टेप में जिस हिसाब से हमने कल बात कही थी उसी तरह से आप लोग अपनी क्लास रन करिएगा, उसी तरह से आप लोग अपनी तैयारी को भी करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दक्कन ट्रैप से। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दक्कन ट्रैप, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। दक्कन ट्रैप, ठीक। दक्कन ट्रैप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, कई बार आप लोगों से प्रश्न ये पूछे गए हैं। तो इसको बड़े आसान तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से मन से समझिएगा कि आप लोगों को फिर याद ना करना पड़े कोई चीज, क्योंकि आप लोग रट्टा बहुत मारते हैं और फिर रटने में कंफ्यूजन आप लोगों को हमेशा बना रहता है। तो सबसे पहली बात करते हैं दक्कन ट्रैप का निर्माण। पहला पॉइंट इसमें आप लोगों का रहेगा, इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के उद्भेदन से या ज्वालामुखी विस्फोट से। ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी विस्फोट। आप लोग इसमें, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूं, आप लोग लिखिएगा कि दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा हुआ है, ठीक। अब किस विस्फोट के द्वारा हुआ है, यहां पर प्रश्न आता है कि क्या यहां पर जो ज्वालामुखी पूरी तरह से फटता है उससे होता है या दरारी उद्गार से। तो यहां पर ये भी पॉइंट बना लीजिएगा, इसका सब पॉइंट आप बना दीजिएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट से तो इसका निर्माण होता है दक्कन ट्रैप का, लेकिन यह दरारी उद्गार के द्वारा, दरारी उद्गार के द्वारा किसका निर्माण होता है? आपके दक्कन ट्रैप का निर्माण जो होता है वो दरारी उद्गार के द्वारा निकाले, जो इससे दरारी उद्गार के द्वारा जो लावा निकलता है उससे इसका निर्माण हुआ है। तो द्वारा लावे से इसका निर्माण है, याद रखिएगा, लावे से इसका निर्माण है, ठीक है। तो इसका निर्माण यदि हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप का तो लावे से निर्माण है। और लावे की जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, ठीक। तो लावे से जब भी हम लोग बात करते हैं कि लावे से इसका निर्माण है, तो लावा कैसा होता है आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, बेसाल्टिक लावा होता है। और बेसाल्टिक लावे से यदि इरोजन से कोई भी आकृति बनती है, मृदा बनती है बेसाल्टिक लावे से, तो मैंने आप लोगों को बताया था इससे क्या बनती है? काली मृदा का क्षेत्र, काली मृदा का क्षेत्र। अब काली मृदा का क्षेत्र है तो काली मृदा किसके लिए सबसे उपयोगी होती है? तो कपास की खेती के लिए, ठीक। अब यहां पर आप लोग ये अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं कि जहां पर भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा या ज्वालामुखी के द्वारा
कोई भी आकृति का निर्माण होता है तो वहां पर कैसा रहेगा, वहां पर लावे के द्वारा, और लावा कैसा है, बेसाल्टिक लावा। जो भी बाहर लावा निकलता है वो चिपचिपा लावा होता है और बेसाल्टिक लावा होता है। और बेसाल्टिक लावे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसाल्टिक लावे की जब भी हम लोग चर्चा करते हैं बेसाल्टिक लावे की, तो वहां पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि उसका जब भी इरोजन होगा बेसाल्टिक लावे का, वो काली मृदा के रूप में परिणित होता है। ठीक, अब जो काली मृदा के रूप में उसका परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से उसमें जो कंटेंट होंगे, क्योंकि यहां पर बेसाल्ट में क्या होता है, आपके निफे पाया जाता है, निकिल और फेरस जो आपके कोर में होता है। यदि हम कहें पृथ्वी के कोर की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग इसमें खोल के रखिएगा। जब भी हम पृथ्वी के कोर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोर की बात करते हैं। ठीक, पृथ्वी यदि हम देखें तो इस तरह से कोर, मेंटल और आपके भूपर पट्टी, यहीं पर आप इसको कोर कह सकते हैं, CORE कोर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये मेंटल हो जाएगा, दूसरी परत जो होती है ये मेंटल की है और ये आपकी क्रस्ट की है। ठीक, तो क्रस्ट की इन तीनों में यदि हम देखें तो क्रस्ट में आपके सियाल पाया जाता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें आपके मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा किसी लड़की का नाम हम नहीं है, ये क्या है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम है। और ये कोर की जब हम लोग बात करते हैं तो कोर में निकिल और फेरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोर में निकिल और फेरस पाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पृथ्वी का कोर है वो कैसा है, वो तरल अवस्था में है। कैसा है, तरल अवस्था में, याद रख लीजिएगा कि वो तरल अवस्था में है। और जब तरल अवस्था में होगा तो निश्चित रूप से अगर हम बात करेंगे इसको कि तरल अवस्था में, तो जब ये पाइप के माध्यम से तोड़ के बाहर निकलेगा तो ये कैसा होगा, तरल होगा। और इसमें कंटेंट किसके ज्यादा होंगे, निकिल और फेरस के ज्यादा होंगे। यही रीजन है कि जब आप काली मृदा की बात करते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, काली मृदा में यदि हम बात करें तो काली मृदा में आपका फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। यही कारण है कि कई बार मिट्टी आपको लाल दिखाई देती है, तो लाल में भी जंक, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो आपकी लाल मृदा दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको दक्षिण भारत में ऐसी मृदा भी दिखाई देगी। तो हम लोगों को ये चीजें क्लियर हुई कि जो आपके बेसाल्टिक काली मृदा का क्षेत्र होगा वहां पर क्या पाया जाएगा, आपके आयरन पाए जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि आखिर दक्कन ट्रैप की जब हम लोग बात करते हैं तो दक्कन ट्रैप का एरिया जो है, उस दक्कन ट्रैप में जब हम बात करेंगे तो ये याद रख लीजिएगा कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है, तो इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। क्रिटेशियस युग में किसका, दक्कन ट्रैप का, दक्कन ट्रैप। तो याद रखिएगा, आप लोगों को यह पॉइंट जरूर याद रखना है, क्रिटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक, अब दूसरा है दरारी उद्गार से हुआ है, यह भी याद रखिएगा। अब इसके लावे की जब बात करते हैं तो लावे का उद्गार कहां पर हुआ, दरारी उद्गार का मतलब भी समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि इसके बीच में हल्की सी आपको दरार दिख रही है यहां पर। ठीक है, इसके बीच में दरार दिख रही है और यदि यहीं से लावे का धीरे धीरे स्राव होता रहेगा तो इसका विस्तार ज्यादा दूर तक हो जाएगा। क्या होगा, जब धीरे धीरे लावा दूर तक फैलता है तो निश्चित रूप से दक्कन ट्रैप का भी विस्तार ज्यादा दूर तक है। कहां तक, यदि हम दक्कन ट्रैप के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार यदि दरार के माध्यम से, तो दरार से पानी धीरे धीरे रिस के काफी दूर तक फैलता है, तो उसी तरह से ये भी है, तो इसका विस्तार ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। अब ज्यादा में देखा जाए तो इसका विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में है। कहां पर, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में ही इसका विस्तार है। किसका, आपके दक्कन ट्रैप के विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो दक्कन ट्रैप का विस्तार आपके गुजरात
और महाराष्ट्र में है। यदि यहां पर आप लोगों से पूछ लेता है कि कहां कहां पर, तो काठियावाड़ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र हैं, मालाबार के भी कुछ क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ का भी कुछ क्षेत्र आता है। तो यहां पर इस तरह से देखा जाए तो काफी एरिया में विस्तारित है। लेकिन आपको बेसिकली दो ही राज्य याद रखने हैं कि ये गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में इसका विस्तार है। मैक्सिमम विस्तार की बात करते हैं तो मैक्सिमम विस्तार आप लोगों का गुजरात और महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्लियर हो गया इसका विस्तार कहां पर है। अब इसके क्षरण से आप लोगों को पता चल गया है कि इसका निर्माण होता है, तो काली मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टर्शियरी क्रम की चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट आएगा। अब यहां पर याद रखिएगा कि इस क्रम की चट्टानों का निर्माण, यदि हम निर्माण की बात करते हैं तो इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच में हुआ है। किस टर्सरी युग की क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर, कहां से, इयोसीन युग से लेकर सीन युग से लेकर कहां तक है, इयोसीन युग से लेकर ये प्लायोसीन युग तक जाता है। प्लायोसीन युग तक याद रख लीजिएगा। तो आप लोग इसमें ये पॉइंट लिखिएगा कि टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक होता है। ठीक, इस काल को हम लोग ये कहते हैं नवीन। आपका जब मैक्सिमम बात जब करते हैं तो ये नवीन चट्टानों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, नवीन स्थलाकृतियों या नवीन पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, पर्वत श्रृंखला के निर्माण का समय है। श्रृंखला निर्माण का काल है। ठीक, का निर्माण का काल है, ये याद रख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए टर्सरी काल की बात करते हैं तो ये नवीन पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण का क्षेत्र है। ठीक है, इस काल में नवीन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आप सभी से पूछा जाने वाला है। एक बार सभी लोगों को, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वो बता सकता है मुझे कि हाँ मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। और कोशिश किया करिए कि आपकी 3 बजे क्लास होती है तो 3 बजे आप लोग उपस्थित रहें, क्योंकि कई से आप लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चन आते होंगे, डाउट्स हो जाते होंगे, तो वो आप क्लास में रहकर पूछ सकते हैं। लेकिन जब वहां क्लास ऑफ हो जाएगी फिर वो आप लोगों को मिलेगी तो वहां पर आप लोग पूछ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नवीन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। नेक्स्ट की बात करें, यहां पर नवीन श्रृंखला की बात आ गई तो इस काल में ही जो भारत में आपकी स्थलाकृति का निर्माण हुआ, जो फोल्डेन माउंटेन का, नवीन फोल्डेन माउंटेन जिसे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, इसी काल में नवीन या इसी काल में हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक, इसी काल में निर्माण हुआ है। किसका, हिमालय का टर्सरी काल में ही निर्माण हुआ है। ठीक, अब हिमालय एक दिन में बनने वाली कोई श्रृंखला नहीं है। यह पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ तो एक लंबा समय लगा होगा। ठीक है, हिमालय का निर्माण एक लंबे समय में हुआ होगा, तो वो भी आप लोग जान लीजिए कि हिमालय का निर्माण विभिन्न काल क्रम में हुआ है। तो ये विभिन्न काल क्रम में हुआ है। हिमालय का निर्माण विभिन्न काल में हुआ है। विभिन्न काल में हुआ है। ठीक,
अब यदि हम बात करें विभिन्न काल की बात आ गई है, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं, महान हिमालय की बात करेंगे तो महान हिमालय का निर्माण, यदि हिमालय का निर्माण की बात करें, का निर्माण यदि निर्माण की बात करते हैं तो महान हिमालय का निर्माण जो है आपके ओलिगोसीन युग में हुआ है। कब हुआ है? ओलिगोसीन युग में, ठीक, ओलिगोसीन युग में हुआ है। यहीं पर महान हिमालय की जगह मध्य हिमालय का निर्माण की बात करें तो मध्य हिमालय का निर्माण कब हुआ है? आपका मायोसीन युग में हुआ है। कब हुआ है? सीन युग में, मायोसीन युग में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा ही जाता है आप लोगों से। बाकी याद रखिएगा कि कहते हैं कि कुछ चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होती लेकिन प्रश्न बहुत तगड़े आते हैं वहां से, तो इससे ये टॉपिक आप लोगों का इंटरेस्ट तो नहीं दे रहा है लेकिन आप लोगों से प्रश्न बहुत तगड़े तगड़े यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय की बात आ गई। मध्य हिमालय के बाद यदि हम शिवालिक हिमालय की बात करें तो कहां पर? शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय का जो निर्माण है ये प्लायोसीन युग में हुआ है। क्या हुआ है? इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। ठीक, अब प्लायोसीन युग में हुआ है शिवालिक हिमालय का निर्माण, तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि ऊपरी भाग का निर्माण अलग हुआ है और इसके निचले भाग का निर्माण अलग हुआ है। हम टोटल में तो बात कर देते हैं कि प्लायोसीन में हुआ है, लेकिन जब शिवालिक के ऊपरी भाग को ये पूछता है कि शिवालिक के ऊपरी भाग का निर्माण किस युग में हुआ है, तो ये याद रखिएगा ये प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। प्लीस्टोसीन युग में ऊपरी शिवालिक का निर्माण हुआ है। याद रख लीजिएगा, ऊपरी शिवालिक का निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन युग में। अगर शिवालिक डायरेक्ट पूछ लेगा तो प्लायोसीन लगाना है, अगर ऊपरी बात करेगा तो प्लीस्टोसीन देगा तो प्लीस्टोसीन युग लगाना है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? और यदि हम बात करें कि भारत में खनिजों की उत्पत्ति का काल कौन सा था, तो वो भी याद रख लीजिएगा कि भारत में खनिजों का काल, भारत में खनिज हो गए, खनिज की उत्पत्ति की बात करते हैं। भारत में खनिज जो आए हैं, खनिज तेल, ये सब कहां किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई? खनिज तेल की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो ये किस काल में है इसकी उत्पत्ति? तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर आप लोगों को याद रखना है इस किस काल में हुआ है, तो इयोसीन से लेकर ओलिगोसीन के बीच के युग में, इयोसीन से लेकर इयोसीन युग से लेकर सीन युग से लेकर ओलिगोसीन ओलिगोसीन युग में भारत में खनिजों का जो निर्माण हुआ, तो भारत में असम है, राजस्थान है, गुजरात है, यहां पर जो खनिज तेल का उत्पादन या खनिज तेल के क्षेत्र हैं वो कब बने थे? आपके इयोसीन से लेके ओलिगोसीन युग तक में इसकी उत्पत्ति होती है। याद रख लीजिएगा, क्लियर है? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का आता है, नेक्स्ट टॉपिक ही आ जाता है इसमें, क्वाटनरी या नवजीव क्रम की चट्टाने। क्वाटनरी क्रम की चट्टाने। ठीक, अब क्वाटनरी क्रम की चट्टाने हैं, तो इस काल में यदि हम इस काल की बात करते हैं तो संरचना में यहां पर आप लोगों को याद रखना है, पहला पॉइंट जो आपका आएगा वो ये आएगा कि इसमें सिंधु घाटी और गंगा नदी के मैदानी भागों को
जो गंगा नदी है और सिंधु नदी है, इसकी जो मैदानी भाग का निर्माण होता है वो इसी काल में होता है। सिंधु, याद रख लीजिएगा, सिंधु, सिंधु, गंगा, गंगा दोनों के मैदानी भागों की संरचना का निर्माण, मैदानी भागों का निर्माण, मैदानी भागों का निर्माण इसी काल में हुआ है। याद रखिएगा, इसी काल में, किसमें? क्वाटरनरी युग में ही सिंधु और गंगा नदियां जो दोनों हैं, इनके मैदानों के निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो दोनों के मैदानों का निर्माण की यदि हम बात करें तो इन दोनों के मैदान का निर्माण कब हुआ है? आपके क्वाटरनरी युग में ही इनके मैदानों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर यदि देखें तो इसको, क्वाटरनरी युग को अगर हम बांटे तो दो भागों में बांटा जा सकता है। क्वाटरनरी युग यदि हम इसको बांटें तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि यदि हम इसको बांटते हैं तो दो कालों में इसे बांटा जा सकता है, प्लास्टोसीन युग और होलोसीन युग में। किसमें? प्लास्टोसीन युग और होलोसीन युग में, ठीक। इन दो भागों में हम क्वाटरनरी युग को यदि बांटते हैं तो इसका यदि हम बात करें कि क्वाटरनरी युग की चट्टानें जो हैं, चट्टानें, तो यहां पर ही इनके निर्माण की यदि स्थिति देखी जाए तो इनका इन दो कालों के बीच में इनका निर्माण हुआ है। किसमें? आपके प्लास्टोसीन और होलोसीन युग के मध्य में इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है इसी में, जो आपका मध्य एवं ऊपरी प्लास्टोसीन युग की बात करते हैं, किसकी? मध्य या ऊपरी प्लास्टोसीन या मध्यकाल की बात कर लेते हैं तो मध्य प्लास्टोसीन या ऊपरी प्लास्टोसीन युग में काल में आपका जो पुराना जलोढ़ है, जो आपका क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। तो बांगर या पुराना जलोढ़ का निर्माण, पुराने जलोढ़ का निर्माण की बात करते हैं। निर्माण यदि हुआ था तो वो किस युग में हुआ है? पुराने जलोढ़ का निर्माण आपके प्लास्टोसीन युग में निर्माण इसी काल में हुआ था। इसी काल में याद रख लीजिएगा कि इसी काल में आपका जो पुराना, वर्तमान में जो पुराना जलोढ़ है उस समय क्या था? नवीन जलोढ़। तो उसका निर्माण कब हुआ था? प्लास्टोसीन युग में ही इसका निर्माण हुआ था, ठीक। क्वाटरनरी इंग्लिश ही है बेटा, इसका हिंदी में है नवजीव, इसका हिंदी है नवजीव युग की चट्टान, ये हिंदी है इसकी। आपको हिंदी में यदि ये मिलेगा तो इस नाम से मिलेगा, वो इंग्लिश ही है, हिंदी नहीं है, ठीक है। तो इस क्रम की चट्टानों की ये खासियत रही। दूसरी यदि हम बात करें, नवीन जलोढ़ का निर्माण कब हुआ? अब आप लोगों का पुराना जलोढ़ तो आपको पता चल गया कि ये प्लास्टोसीन युग की मैंने बात बता दी कि हाँ भाई, आप लोगों का पुराना जलोढ़ जो है वो कब हुआ था? वो प्लास्टोसीन युग में हुआ था। अब नवीन जलोढ़ की बात करेंगे कि नवीन जलोढ़ का निर्माण, जलोढ़ का निर्माण। अब दिमाग लगाइए अपना खुद का कि प्लास्टोसीन में आपका पुराना जलोढ़ बना था, तो नवीन जलोढ़ कब बनेगा? प्लास्टोसीन का जब अंत हो रहा होगा। तो प्लास्टोसीन के अंत में, प्लास्टोसीन के अंत में नवीन जलोढ़ का निर्माण कब हुआ? प्लास्टोसीन युग के अंत में नवीन जलोढ़ का
निर्माण होता है। और नवीन जलोढ़ को आप क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, खादर कहते हैं। जैसे आप पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को आप क्या कहते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं। तो बांगर जो होगा, तो याद रखिएगा बांगर की जब भी बात करेंगे तो वो क्या होगा? बांगर मतलब बकलोल टाइप का आदमी है, वो क्या होगा? पुराना ही होगा, पुराना, पुराना। और खादर का मतलब है नवीन जलोढ़, तो पुराना जलोढ़ और ये नवीन जलोढ़ हो जाएगा, नवीन जलोढ़। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट आप लोगों के लिए। बांगर पुराना जलोढ़, खादर नवीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर याद एक पॉइंट और आता है कि आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ है? कश्मीर घाटी का जो स्वर्ग है, कश्मीर घाटी का निर्माण किस युग में हुआ था? कश्मीर घाटी का निर्माण किस युग में हुआ है? तो यह भी याद रख लीजिएगा कि यह प्लीस्टोसीन युग में ही हुआ है, प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। कब हुआ था? कश्मीर घाटी का निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो ये प्लीस्टोसीन युग में कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ था। इसको चाहे अंडरलाइन मान लीजिए, मोस्ट स्टार मान लीजिए कि ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अब यहां पर आता है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में प्लास्टोसीन काल में निक्षेप मिलते हैं। यदि थार मरुस्थल की आज की स्थिति बात की जाए तो ये क्या है? ये मरुस्थल की आकृति आज दिखा रहा है, लेकिन प्लास्टोसीन में युग में इसमें क्या मिलते थे? निक्षेप मिले हैं। किसके निक्षेप मिले? समुद्र के निक्षेप प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद कच्छ का रण पहले समुद्र का भाग था। तो दोनों ही पॉइंट नोट कर लीजिए, थार का मरुस्थल और दूसरा कच्छ का रण। ठीक, दोनों ही पॉइंट नोट कर लीजिएगा और दोनों पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा। जो थार का मरुस्थल है, कभी यहां पर क्या रहा होगा? समुद्री क्षेत्र रहा होगा, जिसके कारण आज आप लोग थार का एरिया देखते हैं तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुम्बद, आपको बालू के टीले, कुछ ऐसी आकृति दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि यह पहले यहां पर समुद्री निक्षेप, जो निक्षेप था समुद्र का, वो इस काल में यहां पर मिलते थे। तो क्या मिलता था यहां पर? प्लास्टोसीन युग में थार मरुस्थल में प्लीस्टोसीन युग में क्या पाया जाता था? निक्षेप पाया जाता था। ठीक, पाया गया था उस समय। ठीक, जब थार मरुस्थल की बात करते हैं तो प्लास्टोसीन युग में इसमें निक्षेप पाया गया। ऐसा माना जाता था कि समुद्र का एरिया इसको टच करता है, यह समुद्री क्षेत्र पहले यहां तक विस्तारित रहा होगा। ठीक, इसी के कारण आप डोम जैसी आकृति दिखाई देती है कि ऐसे ऐसे बालू के टीले, आप लोग कभी राजस्थान का एरिया जाइए तो ऐसे ऐसे बालू के टीले आपको दिखाई देते हैं। तो ये किस आकृति को दिखाता है? ये दिखाता है कि यहां पर पहले जल स्तर रहा होगा। तो जल में कौन है? अगर हम राजस्थान का थार मरुस्थल का एरिया देखें तो वहां से कच्छ का रण या समुद्री क्षेत्र अरब सागर का ही हमें दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कच्छ का रण जो वर्तमान में है, तो उसमें ऐसा माना जाता था कि प्लेस्टोसीन युग में, और प्लेस्टोसीन युग से पूर्व की बात करें तो प्लेस्टोसीन और होलोसीन युग के समय में प्लेस्टोसीन और होलोसीन युग में क्या रहा होगा?
युग में यदि हम देखें तो युग में क्या था, यहां पर यदि हम बात करते हैं तो यहां पर जो कच्छ का रण है, यहां पर समुद्री क्षेत्र रहा होगा, समुद्री क्षेत्र था। क्या था? समुद्री क्षेत्र था, जो आज दलदली, कच्छ का रण क्या है? दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। तो यह पहले क्या रहा? यहां पर पहले समुद्र रहा होगा, ऐसा मानते हैं हम कि यहां पर समुद्र रहा होगा। इस समय से पहले, होलोसीन और प्लास्टोसीन से पूर्व के समय में यहां पर समुद्र रहा होगा। और ये होलोसीन और प्लास्टोसीन के समय में यहां पर क्या हो? अवसादों का निक्षेप हुआ, अवसादों का निक्षेप हुआ। और जब अवसादों के निक्षेप होगा तो नो डाउट यदि यहां पर समुद्र है और यहां पर अवसादों का निक्षेप होने लगे, यहां पर आप लोग कूड़ा उड़ा जानते हैं ना, आप लोग बस कूड़ा ही समझिए, कूड़ा यहां डालते रहिए तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये आज बंद हो जाएगा, एक दिन ये पूरी तरह से सूख जाएगा और एक दलदल के रूप में परिणित हो जाएगा। किसके रूप में परिणित हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं कि ये आपका है, ठीक है, जैसे अरल सागर सूख गया। अरल सागर सूखने का क्या है कि बाहरी निक्षेप आप देख रहे होंगे, जो भी स्थल अवरुद्ध समुद्र हैं, स्थल अवरुद्ध समुद्र हैं, अवरुद्ध समुद्र, तो उनकी सीमाओं का यदि मूल्यांकन करें तो उनकी सीमाएं धीरे धीरे क्या हो रही हैं? उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे उनकी सीमा छोटी होती चली जा रही है। क्यों होती चली जा रही है? उसका रीजन क्या है कि इस एरिया में यहां पर यदि बात करें तो ये सूखते चले जा रहे हैं। यदि सीमा में मैं कह रहा हूं, वर्ड क्या कह रहा हूं? सीमा में परिवर्तन हो रहा है, सीमा में परिवर्तन हो रहा है, वर्तन हो रहा है। अर्थात यदि हम बात करें परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यह इसमें निक्षेप की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ रही है। और जब बढ़ रही है तो निश्चित रूप से इसका आकार कैसा हो जाएगा? इसका आकार छोटा होता चला जाएगा, और जब आकार छोटा होता चला जाएगा तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा, फिर ऐसे, फिर एक झील के रूप में, और फिर धीरे धीरे यदि आप देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह क्षेत्र जो आपका है, ये क्षेत्र पूरा कैसा हो जाएगा? ये क्षेत्र सूख जाएगा। तो फिर हम लोग एक किताबों में, जैसे अरैल सागर को आप लोग जानते होंगे, अरैल सागर। अब इलाहाबाद में रहने वाले लोग अरैल घाट को अरैल सागर न समझ लें, मुर्दैया घाट को। तो वहां पर कहते सर आपने तो अरैल सागर बताया, तो वहां पानी वानी नहीं है, कीचड़ हो गया है। तो कुछ ऐसी ही आकृति जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी भी स्थिति कुछ अरैल सागर की क्या हो गई? वो धीरे धीरे वहां से समुद्री क्षेत्र सूख कर स्थलीय क्षेत्र में परिणित हो गया है। तो स्थलीय क्षेत्र में परिणित होने का मुख्य कारण यदि हम लोग देखें तो इसके मुख्य कारण क्या है कि स्थलीय क्षेत्र का यदि हम देखें तो यहां पर स्थलीय क्षेत्र जो है, ठीक, चलिए आप बड़ी लेट आते हैं आप सभी लोग, अगर देखें तो टाइम है आप लोगों का 3 बजे, बड़ा लास्ट में आते आते कि 3:41 पे चलो अब कर ही लेते हैं, है ना? चलो ये भी सही है कि अब कर ही लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि आपका स्थलीय क्षेत्र में परिणित हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा? धीरज से ये जब सूखेगा तो ये किसके रूप में आ जाएगा? ये स्थलीय क्षेत्र के रूप में परिणित हो जाएगा। यही आपके कच्छ के रण के साथ हुआ, ठीक, कि पहले यदि हम देखें तो ऐसा माना जाता है, ऐसा जितना मैंने अभी तक ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें ये कहा जाता है कि जो आपका अरब सागर का एरिया, आज इस एरिया से, ये अरब सागर है आपका, अरब सागर, तो अरब सागर का विस्तार जो आपका ये राजस्थान का
थार मरुस्थल वाला एरिया है। तो आपका अरब सागर किसी समय इस एरिया तक, यहां तक आपका अरब सागर का विस्तार था। कहां तक? इस क्षेत्र पर। आज यहां पर क्या है? आज यहां पर कच्छ का रण है। कच्छ का रण मतलब ये क्या हो गया? ये दलदली क्षेत्र के रूप में, दलदली क्षेत्र के रूप में परिणित हो गया है। ठीक, परिणित हो गया है। क्लियर है? ये आज वर्तमान की हम बात करते हैं तो ये दलदली क्षेत्र के रूप में परिणित हो गया है। ठीक, तो ऐसे यदि हम इन चीजों को एक पूरे इंटरेस्ट के साथ समझने की कोशिश करें कि पहले भारत का समुद्री क्षेत्र का विस्तार कहां तक था, यदि हम देखें तो यहां पर भारत में समुद्री क्षेत्र का विस्तार पहले ये पूरा का पूरा एरिया किससे था? ये कुछ ऐसा था, अरब सागर का विस्तार। यहां पर अरब सागर इतनी दूर तक हुआ करता था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे देखें तो अरब सागर की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अब ये वाला एरिया जो था आपका ऊपरी सिरा जो था, ये ऊपर वाला, ठीक, तो ये ऊपरी सिरा जो आज राजस्थान का थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, थार मरुस्थल, ये क्या हो गया है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में परिणित हो गया है। क्लियर है? यह कैसा हो गया? मरुस्थलीय क्षेत्र में परिणित हो गया है। क्लियर है सभी लोगों को कि किसी को यहां तक किसी भी छात्र को कोई भी समस्या आई हो? क्यों? क्योंकि अभी तक की चीजें यहां तक आ चुकी हैं, आप लोगों को क्लियर है सभी लोगों को? किसी को डाउट हो यहां तक की क्लास में वो मुझे बता सकता है किसी को कोई डाउट? सिंगल डाउट हो तो वो बोले फटाफट, तो फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को कोई अभी तक की क्लास में समस्या किसी को, एक बार बता दीजिए, इसका पैसा नहीं लिया जाएगा। कमेंट का कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। चलिए फटाफट बताइए एक बार कि आप सभी को क्लियर है? और भी क्लास के लिए आपको ऐप में सूचना प्राप्त होती रहती है। मेरी क्लासेस दिन भर में बहुत सी चलती रहती हैं, तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ऐप में आप लोगों को सूचना प्राप्त होती रहती है। आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो आगे बढ़ रहे हैं फिर हम लोग। अगर किसी को फिर बाद में कमेंट किया सर हमें समझ में नहीं आया था, तो फिर मत कहिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया था। ठीक, फटाफट बताइए, अभी मैं वेट कर रहा हूं आपका। बस वीके उपाध्याय जी ने बताया है कि नो। मैं मान लूं कि नो सबका है या फिर केवल ये वीके उपाध्याय जी का ही नो है, बाकी सबका यस है कि समस्याओं से भरे हैं कि सर आपने बड़ा गंदा पढ़ा दिए, समझ में नहीं आया। और भी कोई एक दो लोग तो कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करके बताइए क्लियर है वीके उपाध्याय। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर कल की क्लास में। चलिए नहीं है, चलिए बस आप लोगों ने इतना कह दिया, मेरा दिल खुश हो गया कि किसी को मेरी क्लास में प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करें। जो अभी तक का पुराना अपना चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, उस चैप्टर पे हम लोग चलते हैं, वहां से हम लोग देखते हैं। चलिए तो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अब आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा है भारत के बारे में, तो भारत के बारे में पहला पढ़ा है, तो उसके बारे में हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यदि हम लोग बात करें तो यहां पर हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? अर्थात जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंटों में से कौन सा स्टेटमेंट भारत के लिए सही है? ठीक, भारत के लिए सही है। उत्तर के
चयन हेतु जो नीचे आपके पॉइंट दिए गए हैं उसके लिए हम लोग बात करते हैं। नंबर 1, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्या है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। 2.4% भाग यह अधिकृत किए हुए। देखिए ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। फटाफट बताना शुरू करिए, फटाफट बताना शुरू कर दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ये राइट है, मेरे हिसाब से सही है, आपके हिसाब से बता दीजिएगा। यह स्थल मंडल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो याद रखना है, यह स्थलीय भाग को यदि हम भारत की बात करते हैं तो विश्व स्तर की बात करते हैं, तो विश्व में यदि हम देखें भारत की जनसंख्या के आधार पर पहले बात कर लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। और चीन किस स्थान पर है? चीन प्रथम नंबर पर है जनसंख्या के मामले में। तो भारत में जनसंख्या की यदि बात करें तो 17.5% जनसंख्या विश्व की हम लेके चल रहे हैं। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत के साथ है। मतलब भारत की जो जनसंख्या है विश्व की 17.5% है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 2.4%। जनसंख्या 17.5%, लेकिन हमारे पास लैंड या स्थलीय भूमि कितनी है? आपके पास 2.4% है। 2.4% है। सीमा शुक्ला जी ने दूसरा दिया है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो गया। क्लियर हो गया? दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो गया है। अब तीसरा ऑप्शन है, लेकिन बहुत तगड़ा ऑप्शन है। कह रहा उष्ण, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। इसके लिए मुझे भी आप लोगों को रोकना पड़ेगा कि कह रहा है समूचा भारत। तो बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत का यदि हम विस्तार की बात करें, यदि हम अक्षांशीय विस्तार के आधार पर भारत का विस्तार देखें, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि हम कहते हैं तो भारत उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के मध्य है। उपोष्ण कटिबंध के मध्य स्थित है। याद रख लीजिएगा कि भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों के मध्य स्थित है। रागिनी जी ने भी दूसरा ऑप्शन, चलिए रागिनी जी, नेहा जी, सीमा जी, ठीक है, चलिए सबने आंसर दिया है। तो दूसरा वाला तो सही है, लेकिन अब आगे वाले में भी तो आंसर दीजिए। आप लोग आगे वाले में कह रुके हैं। तीसरा वाला बताइए। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है या फिर आपने मन से नहीं पढ़ा? तो पेपर में भी मन से मत दीजिएगा, पेपर में भी सिलेक्शन मन से ही होता है बेटा, बिना मन से कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए मन लगा लीजिए थोड़ा सा, कुछ दिन के लिए पेपर पास कर लीजिए, फिर उसके बाद लाइफ हमारी है ही है। अब दूसरी बात करें हम लोग, ठीक, तो यहां पर यदि हम बात करते हैं तो ये 37.37 डिग्री 6 मिनट की स्थिति भारत की है। कितनी है? 37.6 मिनट की। यदि हम अक्षांशीय बात करें, उत्तर की बात करते हैं, और आपका उपोष्ण कटिबंध की स्थिति देखें तो 40 डिग्री तक, 40 डिग्री अक्षांश तक की स्थिति हम उपोष्ण कटिबंध के दायरे में देखते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से, और भारत का यदि नीचे से विस्तार देखें तो यहां उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी आपके अक्षांशीय स्थिति के आधार पर, जलवायु क्षेत्र के आधार पर यहां पर है विस्तार। यदि हम अक्षांशों के विस्तार के आधार पर भारत का मूल्यांकन करेंगे तो 2 कटिबंध पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर याद रख लीजिएगा कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट
पॉइंट आएगा कि ये आपके अक्षांशीय आधार के साथ हो गया। लेकिन जलवायु के आधार पर यदि हम बात करते हैं, किसके, जलवायु के आधार पर, पूरी क्लास रिवीजन है आज आराम से कर लीजिए। जलवायु के आधार पर यदि हम बात करते हैं, जलवायु के आधार पर भारत में जलवायु कितनी पाई जाएंगी, कौन कौन सी जलवायु भारत में पाई जाएगी। ये आपकी बेटा इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को आप लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इसी को आप लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें अपने लास्ट पॉइंट की, इंदिरा पॉइंट की, किसकी, इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं, तो इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर स्थित है, फटाक से बता दीजिए। इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर स्थित है, फटाफट बताइए। तो इंदिरा पॉइंट हमारा 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। कितने पे, 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। और ये किस पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर, या निकोबार आप डाल लीजिए, निकोबार द्वीप समूह पर, निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। याद रखिएगा कि द्वीप समूह पर स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में। और मैंने बेटा आप लोगों को बताया है कि 0 से लेकर अगर हम बात करें तो 10 डिग्री के आसपास के एरिया तक आपके भूमध्य रेखा फ्लक्चुएट करती है, अप एंड डाउन करती है। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखीय जलवायु होगी, यहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु होगी, भूमध्य रेखीय जलवायु। अब याद रखिएगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु की बात नहीं कर रहा हूं, भूमध्य रेखा में पाई जाने वाली जलवायु, तो वो भारत के 10 डिग्री का जो क्षेत्र है, भारत का जो 10 डिग्री, यहां की बात करें 10 डिग्री तक की यदि हम बात कर लें, तो यहां तक भूमध्य रेखीय जलवायु लगभग पाई जाएगी। तो भारत में पहली जलवायु कौन सी हो जाएगी, भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु भारत में लगभग आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाएगी। अब यहां पर आपका पॉइंट आता है 8 डिग्री 4 मिनट, आपका 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा है, कन्याकुमारी। किसी को दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता दे फटाफट, किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मुझे बताए। तो यहां पर कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी से हम यदि इस क्षेत्र तक की बात करें तो यहां पर ये आपकी कैसी जलवायु होगी, यहां का क्षेत्र जो आपका है, ये पूरा का पूरा रीजन ये कैसा हो जाएगा, ये उपोष्ण कटिबंधीय रीजन है। कैसा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसके ऊपर का जो मैदानी क्षेत्र है, यहां पर पॉइंट बनाइए, भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, कौन सा, भारत का मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, तो वो भारत का मैदानी क्षेत्र है, वो कैसा हो जाएगा, वो उष्ण कटिबंधीय है बेटा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। याद रख लीजिएगा, जलवायु इसमें पाई जाएगी। भारत के जो मैदानी क्षेत्र है, यहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। जो भारत का निचला पर्वतीय क्षेत्र है, भारत का जो निचला पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर कैसी पाई जाएगी जलवायु, यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, जो निचला पर्वतीय क्षेत्र है। और ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, यहां पर शीत जलवायु। यहां पर बात यदि करें हम ऊपरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि जो ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र है, ऊपरी भारत का ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र है,
पर्वतीय क्षेत्र है तो क्षेत्र यहां पर कैसी पाई जाएगी, यहां पर शीत जलवायु पाई जाएगी, शीत जलवायु पाई जाएगी। याद रख लीजिएगा, भारत का ऊपर वाला जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर शीत जलवायु, और जो बचा एरिया आपका जो ये सबसे किनारे वाला एरिया है यहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसको हम लोग कह देते हैं ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु भी पाई जाती है, तो अर्थात विश्व की समस्त जलवायु भारत में पाई जाती है। पहला तो आंसर ये याद रख लीजिएगा, विश्व की समस्त जलवायु भारत में पाई जाती है। पहला पॉइंट ये है आप लोगों का, विश्व की समस्त जलवायु। और भारत का अक्षांशीय विस्तार के आधार पर कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होगा, उष्ण और उपोष्ण दोनों ही आपके कटिबंधीय क्षेत्र में होंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? किसी को भी एक डाउट हो वो मुझे बता सकता है फटाक से कि सर हमें यहां पर ये डाउट हो रहा है, आप गलत बता रहे हैं, आपको कुछ आता जाता नहीं है। चलिए ठीक, तो यहां पर नेक्स्ट की बात करते हैं 82.5 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो क्लियर है, 82.5 डिग्री की जब हम लोग बात करते हैं तो नैनी और मिर्जापुर से ही हम क्या कहते हैं कि हमारा मानक समय लिया गया है, नैनी से ये बात करते हैं। और ये किसकी बात करते हैं, प्रयागराज, आजकल प्रयागराज हो गए हैं, पहले ये इलाहाबाद थे। ठीक है, इलाहाबाद थे, तो नाम बदलता रहता है, सब लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, जिसका जो मन वो करेगा। ठीक, देश के व्यक्ति स्वतंत्र, देश के नेता स्वतंत्र। ठीक, जैसे आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोगों को क्लास मिलने के बाद भी आप लोगों को नहीं समझ में आता। अब बचा हमारे ये सारे नीचे के, हमने आपके चारों ऑप्शन सॉल्व कर लिए। अब बात आती है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं, विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो सबसे बड़ा देश कौन कौन से हैं इसकी बात कर लेते हैं। फटाक से अपनी स्लाइड में चलते हैं, अब इसको साफ कर लें, थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ठीक है, तो यहां पर हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर, देखते हैं कि 5 बड़े देशों की बात ये कह रहा 5वां। तो सबसे पहला यदि हम देखें कि सबसे क्षेत्रफल के आधार पे बात कर रहे हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर आप लोगों को पता है चीन, भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा देश है, रूस है। दूसरा सबसे बड़ा देश यदि हम लोग देखें तो कनाडा हो जाएगा, दूसरा बड़ा देश कौन है, कनाडा हो जाएगा। फिर तीसरे की बात करें तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। और चौथे की बात यदि हम लोग करते हैं तो चौथा आप लोगों का हो जाएगा नेक्स्ट चीन, ब्राजील, चौथा चीन हो जाएगा। 5वां ब्राजील हो गया। अब हम लोग कहां गए, 5वें पे थे ना अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। छठा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और 7वां आपका कौन हो जा रहा है, 7वां आपका भारत है। 7वां कौन है आपका, भारत है। तो क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो 7वां कौन हो जा रहा है, भारत। और आपका ऑप्शन में क्या दे रहा है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो इसके हिसाब से हम इसको क्या कर दें, ये सही है कि गलत है, अब आप लोग बता दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपको याद है कि पहला वाला हमने काटा, पहला काटा। ठीक, जहां जहां पर पहला है वहां वहां पर हमने काट दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अब अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से आपका है। तो पहला कटा और तीसरा कटा, तो दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर होगा। किसी को ना समझ में आया हो, हाँ नेहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, सोनी जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए अब आप बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट रह गया हो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, चलिए अब क्षेत्रफल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व
के देशों में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व के देशों में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, पांचवा किसका है, छठा किसका है और सातवां भारत का है। अब आप लोगों को ये 6 कमेंट फटाक से दे देने हैं। एक साथ बताइए ये छठा वाला कौन सा है। देखिए सोनी जी ने चाइना को भी ले लिया है पहले ही, वो भूल जाते हैं हर जगह, चाइना दूसरे नंबर पे नहीं है सोनी जी, ठीक। तो याद रख लीजिए, फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं, तो रूस है, कनाडा है, अमेरिका है और चौथे नंबर पे आपका चीन आता है। इसके बाद अमेरिका के बाद चौथे नंबर पे आपका चीन आता है। याद रख लीजिएगा कि चीन कब है आपका, चौथे नंबर पर चीन है, पांचवें में हम लोग बात करते हैं तो ब्राजील है, छठे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। याद कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया है, इंपॉर्टेंट है। तो 7 हो गए हैं। तो भारत किस नंबर पर है? भारत 7वें नंबर पर है। भारत किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर। तो नेहा, सीमा और अजय जी बहुत अच्छे, आप लोग बहुत स्लो प्रोसेसिंग चल रही है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव की बात कही है हमने। अभी आप लोगों से बात कही थी कि भारत क्या है, भारत में, भारत जनसंख्या के मामले पे यदि हम बात करें तो जनसंख्या के आधार पर पॉइंट बना लीजिए। जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 चीन है और नंबर 2 भारत है। और भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो मैंने बताया था 17.5%। तो यहां पर 5 पॉइंट लगा दीजिए और आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। फटाफट बताइए, निवास करती है। बिल्कुल नेहा, ऑस्ट्रेलिया 6 था। अच्छा ऑस्ट्रेलिया 6 था, तो ऑस्ट्रेलिया 6 ही है। ऑस्ट्रेलिया 5th हो गया था क्या इसमें? चलिए नहीं, बात करते हैं नेक्स्ट। भारत का विस्तार है कितने से कितने डिग्री तक? तो मैंने अभी भारत का, यदि हम लोग नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं तो भारत का विस्तार नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो नॉर्थ की यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट भारत का है और दक्षिणी पॉइंट 8 मिनट 4 डिग्री है। और यहां पर यदि हम लोग देखें तो उत्तर से दक्षिण की स्थिति कुछ ये बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें भारत के विस्तार में, तो आप लोगों को ये फटाफट बताइए भारत का विस्तार कहां से कहां तक है? फटाफट मुझे बता दीजिए। भारत के विस्तार की बात जब ये कर रहा है तो आपका अब पूरब और पश्चिम बना हुआ है, तो पूरब और पश्चिम का बताइए। 97.25 कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। यहां पर कितना है? यहां की बात करें यदि हम लोग बात करते हैं किसकी, यदि हम लोग बात करते हैं 68.7 आपका कहां पर है? 68 डिग्री और 7 मिनट कहां पर है आपका? गुजरात की बात कर रहे हैं। किसकी? गुजरात की बात कर रहे हैं। और यहां पर इसकी किसकी बात कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। ये आपके जम्मू एंड कश्मीर की बात है। वर्तमान में यदि हम देखें तो ये लद्दाख रीजन है। कौन सा है? ये लद्दाख रीजन है आपका। और ये आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी है। और ये वाला स्थिति जो है, ये जो नीचे है अंडमान निकोबार के, ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। कितने पे है? 6 डिग्री 25, 6 डिग्री 25 मिनट।
ठीक है, तो उत्तर की बात करें तो उत्तर में आप लोग उत्तर मत लगाइए, उत्तर में ये लगाइए। सबसे पहले उत्तर की बात है तो यहां पर आपका यदि नॉर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो इंदिरा कॉल है आपके उत्तर में, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? और दक्षिण में कन्याकुमारी है, आपके कन्याकुमारी है, याद है सभी लोगों को। और पूरब में आपके क्या है? किबुथु है, किबुथु, किबू और थू, इस तरह से कर दिया करिए, याद हो जाएगा। किबुथु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। गोहर माता, गोहर या गौहर माता, गौहर माता की बात करें तो ये कहां पर है? आपके पश्चिमी, पूरब पश्चिम में जो पश्चिमी बिंदु होगा वो ये होगा। अब यहां पर ये कह रहा है कि कहीं पर आपको ये दिख रहा है 37, उत्तर से दक्षिण में बात कर रहा है। यदि हम बात करें फटाफट इसका बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। ये कह रहा है उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। यहां पर दूसरा ये पॉइंट मैच नहीं किया तो पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। आपके सामने आपका है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट की बात है तो 8 डिग्री 28 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड, 8 मिनट 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड, ठीक। दूसरी पॉइंट यहां पर है 67.6 मिनट, तो 36 डिग्री और 6 मिनट की 6 मिनट की बात करें तो यहां पर क्या है? 17, यहां पर भी 17, यहां पर भी 17। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नेहा जी ने बिल्कुल सही बता दिया है, नेहा जी ने सही बताया। अब बात आ रही है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आप लोग रिवीजन कीजिए, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? फटाफट आप लोग बताइए किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग सबसे पहले अपने चलते हैं, इमेज में चल लेते हैं और इमेज में ही हम लोग भारत का मैप उठाते हैं और फटाक से देखते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है पहले ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कर्क रेखा की बात हम लोगों ने की थी, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, फटाक से देखिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले कर्क रेखा कहां से होकर जा रही है? ये आपकी 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री आपकी क्या है? कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो स्थित है, इसको जान लीजिए पहले। ये आपका ग्लोब है, ग्लोब में ये इक्वेटर है, ये आपका क्या है? दोनों की एरिया बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें और 23.5 डिग्री साउथ की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है, क्या है? तो इसे नॉर्थ पोल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ है तो इसे नॉर्थ पोल कहते हैं और इसे बेटा साउथ पोल कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और इसे मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, और इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को भूमध्य, 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, याद रख लीजिएगा। अब किन किन राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर जा रही है वो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले की बात करें तो गुजरात से होकर जाती है, राजस्थान से होकर जाती है, मध्य प्रदेश से होकर जाती है, झारखंड छत्तीसगढ़ से होकर जा रही है, झारखंड से होकर जा रही है। कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से होती है, तो बांग्लादेश के बगल में आपका त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। तो इन राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा
जाती है, इन राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा निकलती है। फटाफट याद हो गया सभी लोगों को, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो 1 2 3 4 5, वेस्ट बंगाल भी है 6, ठीक है, त्रिपुरा 7 और मिजोरम है 8। तो किन राज्यों से होकर जा रही है? 8 राज्यों से होकर जाती है। अब बात आती है कि किस राज्य से होकर नहीं जाती है। फटाक से इसे सिलेक्ट मारिए। अब आप लोगों को पता चल गया होगा मेरे हिसाब से। अब इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक, उतनी औकात रखें जितना में काम चल जाए अपना भी, ठीक। फटाफट मैप हमारा छोटा हुआ और हमने अपने आंसर की तरफ अब कदम बढ़ा दिया है। तो आप लोगों को पता है कि झारखंड जब बिहार अलग नहीं हुआ था तब ये क्या था? झारखंड से बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था तो बिहार से आपकी रेखा जाती थी। वर्तमान में किससे जा रही है? झारखंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कहां किस राज्य से होकर गुजरती है? किससे गुजरती है? बिहार से गुजरती है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से नहीं जाती, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, आंध्र प्रदेश से नहीं जाती है। क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बता सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब आप भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बज जाता है और उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अर्धरात्रि की बात कर रहा है तो उसको हटाइए। हम लोग बात करते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा है, सभी को पता है मानक समय रेखा। अब ये कह रहा है कि यहां पर आपके इस मानक समय पर कितना टाइम हुआ है? 12 बजा हुआ है, 12 AM का टाइम है। और ये जो दूसरी जगह है यहां पर 6 AM हो रहा है सुबह का भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यदि एक देशांतर की बात करते हैं तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है आपको? 4 मिनट लगता है। कितना? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो यहीं पर यदि आपको इस 6 बजे की देशांतर पर पहुंचना है तो 1 घंटे की बात करें तो 1 आवर की बात करते हैं, तो 1 आवर में यदि हम बात करें तो 15 देशांतर होंगी। कैसे? आपके 15 × 4 = 60 मिनट्स, ठीक, कितना हो जाएगा? 60 मिनट, 60 मिनट हो जाएगा। तो यहां पर आपकी 15 हो गई। अब ये कह रहा है 6 घंटा आगे है, मतलब रात के 12 बज रहा है हम लोगों के यहाँ, अर्धरात्रि है, 12 AM है और ये 6 घंटे की बात कर रहा। तो 15 × 6 कर दीजिए, 15 × 6 कर दीजिए तो 15 छक्का 90। कितना आ गया? 15 छक्का 90 आ गया, ठीक। मतलब अब ये क्लियर हो गया कि 90 देशांतर ये हमसे आगे है। तो हमारी देशांतर रेखा क्या है बेटा? 82.5 डिग्री प्लस यदि हम 90 देशांतर रेखा और ऐड कर देते हैं तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें यह बोल रहा है कि यहां पर चलना है, यहां पर पहुंचना चाहिए आपको, ठीक। तो वहां पर हम लोग आराम से, आसानी से, एकदम दिशा दशा सुधारते हुए अपने कपड़े वपड़े धुल धल के एकदम राजा बाबू बन के पहुंच जाएंगे ना? किसी को डाउट हो रहा? आप फटाक से मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब यहां पर अगर हम इसको हाफ को अलग कर देते हैं, ठीक है, तो 0 + 2 आ जाएगा। तो यहां पर 8 + 9 = 17 होता है। तो यहां पर हो जाएगा 172, कितना? 72.5, 172.5 हो जाएगा। और यहां पर भी तो ये बात यही कर रहा है, 172.5,
तो क्लियर हो गया आपको, यहां पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट है गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और गुजरात के और चलिए गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। ये आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं मुझे, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था। एकदम आप लोग चुप हो जाते हैं, क्यों, कंफ्यूजन रहती है। अब हमने बात कही थी कि भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूरब से पश्चिम की बात करें तो यहां पर देशांतरीय विस्तार, यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, मैंने उस दिन बताया भी था कि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 देशांतर है। कितना है, 30 देशांतर, देशांतर है। तो लगभग कितना है आपका, 30 देशांतर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा बेटा, ये वेस्ट हो जाएगा। मान लेते हैं ये वलांग यहां पर है, वलांग आपका यहां पर है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश का ये, और यहां पर आपका यदि हम लोग बात करें तो ये आपका गुजरात का क्षेत्र है, ये गुजरात का है, गुजरात। अब यहां से यहां के बीच की दूरी कितने घंटे की हो जाएगी, तो 30 जब अंतर है तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट का। कितना, 120 मिनट का। ठीक, अब 120 मिनट ये आसान तरीका है, इसी को आप लोग याद कर लीजिएगा। 120 मिनट मतलब 2 आवर, कितना हो गया, 2 आवर। तो 2 घंटे की बात है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार 10 बजे हैं और 92 पूर्वी देशांतर पर 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग की स्थिति, शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। कहां पर, 92 डिग्री की बात कर रहा है और भारत कितने पे, 82.5 पर भारत स्थित है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर आ जाएगा। और 9 चौक 36, 9 चौक 36 इन प्लस यदि हम बात करें तो 38 मतलब 38 मिनट्स। तो यहां पर समय क्या था आपका, 10 बज रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 10:38। याद है, क्लियर हो गया, 10:38। बिल्कुल सही है। नेहा जी ने, सीमा जी ने और बीके उपाध्याय जी ने, सभी ने बी ऑप्शन दिया। बहुत सही जा रहे हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि भारतीय मानक समय का यामोत्तर 120 यामोत्तर पर स्थित है, किस पे, भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न मतलब 12 बजे दोपहर की बात कर रहा है, पीएम 12 पीएम, और 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय निकालना है। तो फटाक से 122.82 की बात करेंगे हम। यहां पर 12 बजा हुआ है, तो 12 ये जिंदगी में भी बजा दो इसके, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका, 12 बजा हुआ है और 12 बजने के बाद ये कह रहा है यदि किसी स्थान पर, तो किसी स्थान की बात है, चलिए 120 डिग्री देशांतर की इसने कहा है कि 120 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो निश्चित रूप से आपका यहां से माइनस कर दो, तो यदि हम इसको माइनस कर देते हैं तो यहां पर पूर्वी देशांतर की बात है, तो 120 पूर्वी देशांतर पर कौन सा या कितना टाइम होगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, 120 देशांतर की बात कर रहा है। तो यहां पर आप लोग उठाइए और इसको 82 को फटाक से माइनस कर दीजिए, हाफ लगा लीजिए, ठीक। 82 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 38
डिग्री 4 मिनट, मतलब 38 और 38.5 देशांतर की कहानी आ गई है आपकी। कितना आ जाएगा? 8 नहीं 37.5 डिग्री की बात आएगी। कितना आ जाएगा यहां पर? 37.5 डिग्री आएगा यहां पर। ठीक है, अब 37.5 डिग्री को यदि हम लोग बात करें तो 37 इंटू 4 कर दीजिए तो लगभग आपका आएगा 148 मिनट आ जाएगा। कितना आ जा रहा? 148 मिनट आ जाएगा। और हाफ आपके पास है, आधी देशांतर है, तो एक देशांतर को पूरा पार करने में 2 मिनट 4 मिनट लगता है, तो आधी को 2 मिनट, तो टोटल कितना हो गया? 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट, अर्थात यहां पर कितना हो गया? 2 आवर 30 मिनट का आप टाइम आगे होंगे। 2 आवर एंड 30 मिनट्स की बात है। और यहां पर यदि 12 बजा हुआ है तो निश्चित रूप से ये 12 बजाने के बाद 2 घंटा 30 मिनट आगे हैं, तो यहां पर आपका 14:30 टाइम होगा। क्या हो जाएगा? 14:30 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। अब भारतीय 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा की, सॉरी देशांतर रेखा की हम बात करते हैं। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा की बात करते हैं। देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं तो नो डाउट आप लोगों को पता है ये क्या है? भारत की मानक समय रेखा है। क्या है? मानक समय रेखा है। और कितने राज्यों से? तो ये पहले तो ये यूपी से निकलती है, और यूपी के नैनी मिर्जापुर आप लोगों ने पढ़ा है। फिर इसके बाद ये मध्य प्रदेश पहुंचती है। चलिए मध्य प्रदेश पहुंच गए हम लोग भी। फिर इसके बाद यही मानक समय रेखा आपकी कहां पर? छत्तीसगढ़ को टच करती है। छत्तीसगढ़ को टच करती है, और छत्तीसगढ़ के बाद ये किसको? उड़ीसा को टच करती है, और उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश को टच करती है। किसको? आंध्र प्रदेश को टच करती है। किसको टच करती है? फटाफट बताइए कि यह आंध्र प्रदेश को टच करती हुई और फिर कहां पर पहुंच जाती है? समुद्र में विलीन हो जाती है। किसमें हो जाती है? समुद्र में चली जाती है। समुद्र में चली जाती है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम ऑप्शन की बात करेंगे तो बेटा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? महाराष्ट्र आपका दिया गया है, नहीं होगा ऑप्शन, नहीं गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यहां से महाराष्ट्र से आपकी 82.5 डिग्री नहीं गुजरती है, क्योंकि कहां से गुजरती है वो आपका यहां पर लिखा हुआ है। फटाफट मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीर्थ समुद्र आपके 5 बजे निकलता है, 5 AM पे सूर्य निकलता है, तो गुजरात में कितने बजे निकलेगा? निश्चित रूप से कितने बजे निकलेगा? आपके 7 बजे। क्यों? यहां पर 30 देशांतर का अंतर है। कितने? 30 देशांतर का अंतर है, और 30 इंटू यदि हम 4 कर देते हैं तो 120 मिनट होता है, और 120 मिनट की यदि हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 2 आवर हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लगभग सी जो आपका आएगा वो 7 AM आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप कह रहा है भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं, तो मैंने हमेशा बताया है कि जब ये बात कहेगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तब आपको कन्याकुमारी लगाना है। और ये वर्ड क्या यूज कर रहा है? ये वर्ड यूज कर रहा है भारत का दूरस्थ। तो कन्याकुमारी दूरस्थ नहीं है, कन्याकुमारी कितने पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर, और आपका दूरस्थ पॉइंट है 6 डिग्री 25 मिनट्स में स्थित है। ये कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। याद रख लीजिएगा कि इंदिरा पॉइंट की बात कर रहे हैं। और ये 2004 में सुनामी में डूब चुका है। सुनामी किसमें? सुनामी में डूब चुका है। याद रख लीजिएगा कि डूब चुका है, याद रखना है आपको। अब ये नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है ये रामेश्वरम। ठीक, तो यहां पर जो आपका पम्बन ब्रिज है,
पंबन ब्रिज है, यहीं पर पंबन ब्रिज है, उसी पंबन ब्रिज में ही रामेश्वरम स्थित है। आप लोग को पता है कि आप लोग राम सेतु का नाम सुनते हैं, किसका? राम सेतु का नाम सुनते हैं। तो ये राम सेतु, इसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, राम सेतु। ठीक है, राम सेतु के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो यहां पर रामेश्वरम है, धनुकोडी है, धनुकोडी है। कभी प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, इसी के बगल में पाक जल संधि है, पाक जल संधि। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि यहीं पर इसी के नीचे पाक जल संधि है और यहां पर आपका क्या है? श्रीलंका स्थित है, श्रीलंका स्थित है। तो यहां से याद कर लीजिएगा कि कौन सा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट याद रख लीजिएगा कि इंदिरा पॉइंट आपका जो है दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट पॉइंट याद, और एक चीज रख लीजिएगा कि इंदिरा पॉइंट यदि नहीं मिलता है और वहां पर पिगमेलियन पॉइंट लिख देता है, पिगमेलियन पॉइंट लिखता है, तो पिगमेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। आप कह रहा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है? तो आपका बड़ा निकोबार में दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपका भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दक्षिणतम बिंदु की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा है? एक सही सुमेलित पूरब से पश्चिम की बात कर रहा, तो अरुणाचल और गुजरात वाला पॉइंट जो है सुमेलित है। क्या कह रहा? पूर्वी और पश्चिम की बात कर रहा है। तो ये ईस्ट में स्थित है और ये वेस्ट में स्थित है, आप लोगों को कई बार बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो जब भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदु की बात आती है, अच्छा यही वाला बता दो, यही वाला बता दो। अब तुम लोगों ने इतना पढ़ा है, ये वाला बताओ फटाक से, फटाक से बताओ, फटाक से। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग बताइए। क्या हो गए? सब लोग फिर सो गए क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, क्या हुआ भैया? ऑप्शन तो दीजिए। डी, नेहा ने डी दिया, सोनी ने जी, सोनी जी दे रहे हैं सी ऑप्शन। और सी वाला कौन है? सी आर। चलिए, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, 68.7 पूर्व गुजरात में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं? तो वह कौन सा भाग है? वो कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी है। कैसे? ये अरब सागर है, ये अरब सागर है आपका, और ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी स्थित है, और ये आपका हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। याद कर लीजिएगा मेरे से। अब एकदम टारगेट ओरिएंटेड वर्क करो, फटाफट मारते चलो, दुश्मन बहुत हैं। यहां पर क्या है? कन्याकुमारी स्थित है, कन्याकुमारी स्थित है। तो इसका ऑप्शन यदि यहां पर बात करेंगे तो ये इससे भी मिलता है, यहां भी मिलता है, और नीचे आपका हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से, असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगे हुए हैं। पश्चिम
बंगाल भूटान, पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से, पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। फटाफट बता दीजिए कि यह आंसर इसका क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोलिए भाई, क्या हुआ, गई भैंस पानी में। अब देखिए मैप ले लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ परेशान नहीं होना है, कोई भी टेंशन नहीं लेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे कोई भी छात्र परेशान नहीं हो सकते हैं, और अगर परेशान होंगे तो अच्छी चीज है, सिलेक्शन पा जाएंगे, नहीं परेशान होंगे तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। सिलेक्शन लेना है तो परेशान होना है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला कह रहा है असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। चलिए असम की बात करते हैं, तो यहां पर मेरे यहाँ लोग ठंडी बहुत खाते हैं। चलिए आइए आप लोग, असम जो है, असम की हम लोग बात करते हैं। असम हमारा क्या है, असम भूटान और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, ये आपका ऑप्शन है, यही है ना। फटाक से, असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जा रहा है। क्लियर है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, राइट है। और कह रहा है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल, ये आपका पश्चिम बंगाल है, भूटान है और नेपाल है कि सीमा को क्या करता है, सीमा से लगा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। अब मिजोरम की बात करें तो ये आपका मिजोरम है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। तो यहां पर यदि देखें तो ये भी सीमा इनके साथ बना रहा है, तो सीमा के साथ सीमा बनाइएगा। ज्यादा सीमा से बाहर निकल के अगर सीमा बनाई ना तो घरों वाले बाहर मारेंगे एक ही बार में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समस्या का समाधान हो गया। किसी को कोई डाउट है तो वो बताए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो मैंने पढ़ाते हुए भी आप लोगों को बताया था, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, तो कौन कौन से राज्य होंगे भारत के जो बांग्लादेश की सीमा से लगेंगे। फटाक से कहां चले गए हम। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो बांग्लादेश से आपको पता है पश्चिम बंगाल लगेगा, लेकिन नागालैंड नहीं लगेगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, नागालैंड नहीं लगेगा, नागालैंड नहीं लगेगा। तो नागालैंड जब नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। अब बचा क्या ऑप्शन, मेघालय बच गया, असम बच गया, पश्चिम बंगाल बच गया, त्रिपुरा बच गया, ऑप्शन सी लग गया। इसमें कुछ नहीं लगाना था, मुझे तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, मुझे तो पता है कि नागालैंड नहीं है। बस मैं एक ही चीज जानता था कि नागालैंड नहीं है, बस मुझे और कुछ नहीं आता था। आप लोग मुझसे ज्यादा जानकार हैं, मैंने तुरंत नागालैंड को हर जगह काट दिया। अब जब नागालैंड हर जगह से कट गया तो आपके सी ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, भूपेश सर की क्लास कैसे मिलेगी, पैसे से मिलेगी बेटा। परीक्षा दृष्टि के नंबर पे आप लोग हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पे कॉल कर लीजिए, उस पे आपको भूपेश सर के बारे में इंक्वायरी दे दी जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं। तो भूटान राज्य के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है, तो भूटान की मेघालय के साथ कोई सीमा नहीं लगती है। किसके साथ नहीं लगती है भूटान की सीमा, तो मेघालय के साथ नहीं लगती है। फटाफट बताइए भूटान की सीमा किसके साथ लगेगी कि नहीं लगेगी। मुझे कम आता है थोड़ा सा, कोई नहीं बताएगा, चल मत बताओ, नाराज हो सब। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से
स्पर्श करती है, म्यांमार से स्पर्श करती है, किससे? म्यांमार से स्पर्श करती है। फटाफट, मणिपुर है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है और नागालैंड है। तो ये याद रख लीजिएगा कि ये बेल्ट पूरी इधर की ही है और म्यांमार आपका यहां पर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लंबी इसके साथ लगती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 22वां, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है। फटाफट, जहां जहां हिमाचल प्रदेश है वहां वहां काट दीजिए। तो ये गया। हरियाणा भी पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। और एक चीज इसमें और आज जोड़ दीजिएगा, लद्दाख भी। ठीक है, अब लद्दाख भी आ गया, यूटी बन गया है लद्दाख भी, तो लद्दाख को भी शामिल कर लीजिए।